So the question is √5 is rational number or an irrational number? बताइए, जवाब बहुत ही आसान होना चाहिए। √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन बोर्ड पे अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसके अंदर पूछ रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अगर आप कह रहे हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है तो प्रूफ करके बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे प्रूफ करें। मैं आप लोगों के लिए आया हूं √5 को इरेशनल प्रूफ करने का बहुत ही ईजी तरीका। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा स्टेटमेंट के थ्रू पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। आपको एज इट इज देखना है और पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहना है। चलिए, और इस वीडियो को मैं कर रहा हूं स्टार्ट। नोटबुक्स और पेन के साथ हो जाइए रेडी। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है, तो आप क्या कीजिए, आप इसे सपोज कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये नंबर इरेशनल नहीं है। आप ऐसा सोच लीजिए, है ना, क्योंकि अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसे प्रूफ करने की इरेशनल, तो आप ऐसा कीजिए, आप मान लीजिए कि इरेशनल ही नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर ही नहीं है, और सॉल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट आएगा वहां पर आप ऐसा प्रूफ कर देंगे कि नहीं नहीं नहीं, जो हमने सोचा था कि ये इरेशनल नहीं है ये तो गलत हो गया। इसका मतलब कि अगर वो इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल है। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बातों से शायद कंफ्यूज ना हो जाए आप, तो जल्दी से हम सॉल्यूशन पे ही आ जाते हैं। लिखेंगे लेट अस अज्यूम, मैथ्स है तो सपोज तो होगा ही। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज नॉट इरेशनल। नहीं, अगर इरेशनल नहीं है तो नंबर्स तो दो ही टाइप के होते हैं, मैंने बताया था। रियल नंबर्स हमेशा दो ही टाइप्स के होंगे, इरेशनल एंड, अगर इरेशनल नहीं है तो रैशनल नंबर। क्लियर? तो हमने सपोज कर लिया कि भाई चलिए √5 कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम क्या इस √5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल ठीक। तो चलिए इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और P एंड Q के बारे में भी कुछ बता देते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो वी कैन राइट एज P एंड Q आर co-prime numbers and as always वो नहीं लिखेंगे and Q is not equals to 0। करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन एक सेकेंड, मैंने यहां पर इंटीजर्स ना लिख के मैंने को-प्राइम क्या लिखा है वो देखिए। अब को-प्राइम क्या नंबर्स होते हैं मालूम है किसी को? मालूम है क्या? नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं को प्राइम क्या होते हैं। देखिए को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स, जैसे अगर मैं पेयर्स की बात करूं, जैसे दो नंबर है मेरे पास 2 and 3, तो इन दोनों नंबर्स को मैं कहूंगा को प्राइम। 4 and 9 इन्हें मैं कहूंगा को प्राइम। 5 and 7, अब मैंने इन्हें क्यों लिखा है को प्राइम, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 7 ये दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते अदर देन 1। यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिनके 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो उन्हें कहेंगे को प्राइम नंबर्स। पॉइंट समझ में आया? मैं अगर लिख देता हूं आपके सामने 11 and 15, तो ये दोनों नंबर्स ऐसे, देखिए 15 आपको पता है कि 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, बट 11 एंड 15 की अगर मैं बात करूं तो ये लोग को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये 1 के अलावा और किसी दोनों कोई भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। यानी कि 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। तो ये आपको समझ में आ गया होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो को प्राइम नंबर्स के बारे में तो हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक, तो देखिए अब हमने √5 को P/Q के फॉर्म में लिख लिया है ना, हमने P and Q के बारे में भी बात कर ली है। अब हम सॉल्यूशन को और आगे बढ़ाएंगे। तो इस पॉइंट पे आने के बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं स्क्वायरिंग।
बोथ साइड। अब अगर रूट आया हमारे सामने तो भाई स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा उस रूट को भगाने के लिए, है ना। ये तो मैथ में ही सिखाया हमने काफ़ी सारी बात। अब √5 का स्क्वायर कर देंगे और दूसरी साइड भी p/q, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो रूट से तो स्क्वायर मर गया, तो यहाँ बच गया 5 = आ गया p/q। अब देखिए यहाँ पर बट स्क्वायर भी है, चलिए तो इस q स्क्वायर को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये p स्क्वायर सामने आ गया q स्क्वायर एंड 5, करेक्ट। अब इस 5 को चलिए नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो q स्क्वायर बराबर में क्या हो गया p²/5। अब मैंने 5 को p के अपॉन में क्यों भेजा, यहाँ पर एक पॉइंट समझने के लिए है, और वो पॉइंट क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए मैंने p के अपॉन में अगर 5 लिखा है और दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों की ये दोनों आपस में या इक्वल साइन, यानी कि दोनों रिजल्ट जो हैं, यानी कि q की कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा और p की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। और अगर दोनों इक्वल में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि ये जो p है वो इस 5 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। 5 से और p की कोई वैल्यू जो कटेगी तो q के बराबर आ जाएगा, ऐसे ही होगा वहां पर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो p है इस 5 से ये डिवाइड हो पा रहा है। समझ में आ रही बात। अगर ये दोनों इक्वल बता रहे हैं, यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है, इसका मतलब ये कि p कहीं ना कहीं कोई जो वैल्यू होगी वो 5 से कटेगी तभी बराबर हो पाएगा, है ना। और अगर कट के बराबर हो रहा है इसका मतलब कि क्या, p की जो वैल्यू है वो 5 से डिविजिबल है। तो मैं लिख सकता हूं क्या इसे, p² कैन बी डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल। तो अगर मैं लिख रहा हूं p² 5 से डिवाइड हो सकता है ना। अगर मैं लिख रहा हूं कि 11 अगर मैं लिख देता हूं आपके सामने 4 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं और 2 से डिवाइड करके लिख सकता हूं, तो क्या 4 का स्क्वायर यानी कि 16 भी 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर का स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं p² लिख रहा हूं कैन बी डिविजिबल बाय 5, यानी कि मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइड्स p। पॉइंट समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, चलिए इसको। समझ में आ गया ये पार्ट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, जल्दी से यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पार्ट के बाद रब करके आगे बढ़ेंगे फटाक से, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे। चलिए तो 5 डिवाइड्स p, ये एक पॉइंट हमें यहां पर मिला है अभी, पहला कंक्लूजन। चलिए तो अब एक काम करते हैं, इस p की एक वैल्यू सपोज करेंगे अभी हम यहां पर, फिर वही अगेन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे लेट p = 5k। हमने 5k क्यों लिखा है, और इसे ऐसा लिख लेते हैं कि जहां पर वेयर k इज सम इंटीजर, के वहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर, इस 5k को आप उठाइए और जो प्रीवियस आप सोल्यूशन में यहां पर जहां स्क्वायर आप कर चुके थे, आपको वो p = क्या दिख रहा था, 5q², है ना। p = 5q² या फिर q² = p/5, वहां पर p की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए तो q² = p²/5 था आपके पास, है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k², और नीचे 5 तो है ही आपके पास, ठीक। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो q² आपके सामने आ गया 5k², ठीक। अगेन ये 5 डिवाइड में आएगा, तो q² अपॉन 5 = k²। समझ में आ गया पॉइंट। तो k² कितना आया, q² अपॉन 5, k कोई भी इंटीजर है। अब वही वापस पिछली जैसे हमने बात की थी सेम उसी तरीके से सोचिए, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर कि q² अपॉन 5 बराबर है k², k इसका मतलब कि k और 5 के बीच
Q और 5 के बीच में वहां पर वैल्यू डिवाइड हो रही होगी, कट रही होगी, तभी इसके बराबर आ पा रहा है। इसका मतलब कि Q स्क्वायर और 5 के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं Q स्क्वायर कैन बी डिविजिबल बाय 5। ठीक, तो इसका मतलब मैं लिखता हूं 5 डिवाइड्स Q। पॉइंट समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहां तक क्लियर। 5 डिवाइड्स Q। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमारे पास यहां निकल के आ रही हैं, इन दोनों का अब हम यूज करेंगे ताकि अब हमारे सॉल्यूशन को कंक्लूड कर सकें। ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे ताकि अब हम सॉल्यूशन को कंक्लूड कर सके। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था 5 डिवाइड्स P और दूसरा 5 डिवाइड्स Q। ठीक है, तो एक बात बताइए पहले तो कि P एंड Q कैसे नंबर्स थे, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था। P एंड Q कैसे नंबर्स थे? P एंड Q को प्राइम नंबर्स थे, है ना? ये बात याद होनी चाहिए, को प्राइम नंबर्स थे, ये हमने सपोज किया हुआ है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे लास्ट में जो हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी उसके थ्रू आप ये देख रहे होंगे कि P एंड Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब कि 5 इनका एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। देखिए, हमने जो सपोज किया था कि P एंड Q दोनों को प्राइम नंबर है, इनके दोनों के सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है P एंड Q का 1, उसके अलावा कोई नंबर नहीं। लेकिन यहाँ तो 5 डिवाइड के आ गया दोनों के लिए कि 5P को डिवाइड कर रहा है, 5Q को भी डिवाइड कर, इसका मतलब कि 5 भी एक फैक्टर निकल के आ गया। तो इसका मतलब कि गलत। अब क्या गलत हो गया बताइए? क्या जो हमने सॉल्यूशन किया है वो गलत हो गया, या हमारा क्वेश्चन ही गलत है, या हम क्या कर रहे थे ऐसा जो गलत हुआ है? यहां जो गलत हुआ है वो ये है कि जो हमने सपोज किया था, जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। हमने एजम्पशन क्या लिया था कि √5 एक रैशनल नंबर है। √5 एक रैशनल नंबर है, ये हमारे सपोज जो था वो गलत है। इसका मतलब कि अगर सपोज जो था वो गलत है तो सही क्या है? सही है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में आया? इसको कैसे लिखेंगे? लास्ट में आप ये लिखिएगा बट, इसके बाद बट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड, नहीं बट नहीं, हेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। हेयर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, बट P and Q are co-prime, which brings contradiction to our assume, which brings contradiction to our assume. Hence, √5 is irrational. अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा करवाया है, यहाँ पर हर एक पॉइंट लिखवाया है, कहाँ पर क्या लिखना है, एक एक चीज मैंने मेंशन करवाई है आप लोगों को। कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो छोड़ा नहीं है, मैंने फुल कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। हमने क्या लिखा है? 5 एक कॉमन फैक्टर निकल के आया P एंड Q का, बट क्या था? बट P एंड Q दोनों को प्राइम नंबर्स थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारे एज्यूम के लिए कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ गया। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? देखिए, एक वर्ड और देखा हमने यहाँ पर, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन इस वर्ड का मीनिंग होता है कि जैसे किसी चीज को आपने बताया पहले, ठीक, किसी चीज को आपने पहले बता दिया कुछ, बट लास्ट में आके आप उस चीज को वैसा प्रूफ नहीं कर पाए, है ना? जैसे आपने कुछ बताया स्टेटमेंट और बाद में आप उसे प्रूफ नहीं कर पाए, तो ये आपकी बात को लेके कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आया। समझ में आ रहा है? जैसे आपने बोला सन राइजेस इन नॉर्थ, बट आप इसको प्रूव नहीं कर पाए, इसका मतलब आपकी बात यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन का मीनिंग कि हमने कुछ एक बात बताई, हमने एज्यूम करके ये बात बताई आप लोगों को, बट में हम उसे प्रूफ नहीं कर पाए बाद में, तो इससे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एंड जो बात हमने मानी थी वो गलत होके दूसरी बन गई।
यानी कि रैशनल मानी थी तो वो बन के इरेशनल हो गई। तो पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन का यहाँ पर बता दिया है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ज़रूर लिखिएगा, कैसे फ्रेम करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। पूरा मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। तो इस वीडियो को, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फ्रेंड एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में। तो पढ़ाई को रखिए जारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।